27 जनवरी 2022 दिल्ली में एक हिस्टोरिक हैंडओवर हो रहा था। एयर इंडिया जो पिछले 69 ईयर्स से सरकार के पास थी, ऑफिशियली टाटा ग्रुप को सौंप दी गई। Ending 68 years of government control, India's national carrier Air India has flown back into the Tata Sons fold. Tata Sons has won the bid to acquire national carrier Air India. It marks the end of years of struggle to privatize the state-run airline. Ratan Tata tweeted, "Welcome back, Air India." Tata Group gets the Maharaja back up. Well, it's absolutely historic. Remember, it was the Tatas who started Air India. They called it Tata Airlines. पूरा देश इसे सेलिब्रेट कर रहा था। टीवी पर एंकर्स इसे होम कमिंग और हिस्टोरिक मूवमेंट कह रहे थे। यहाँ तक कि मिस्टर रतन टाटा ने उस टाइम खुद ट्वीट किया था, वेलकम बैक एयर इंडिया। और ये होता भी क्यों ना, क्योंकि ये वो एयरलाइन थी जिसे JRD टाटा ने खुद 1934 में शुरू की थी। One of the visionaries of the aviation industry, JRD Tata, the founder of Air India. I think perhaps that is the greatest contribution that the aeroplane will have made to the world, the extent to which it can bring people together. बाद में सरकार ने उनसे इस एयरलाइन को छीन लिया उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन अब 70 साल बाद एयर इंडिया अपने घर वापस आ रही थी। पूरा देश कह रहा था कि टाटा ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। सिर्फ 2700 करोड़ कैश में पूरी नेशनल एयरलाइन, लोग इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। लेकिन आज 4 साल बाद वही एयर इंडिया टाटा ग्रुप का 58,000 करोड़ का नुकसान कर चुकी है। Air India has posted annual losses of about 22,000 crore rupees for the financial year 2026. India's second largest airline is grappling with disruption from the Iran war and Pakistan's ban on Indian carriers from its airspace. अब इस नंबर को आप कुछ ऐसा देखिए कि टाटा ग्रुप ने इस एयरलाइन को खरीदने के लिए जितनी कैश दी, उतना पैसा ये एयरलाइन हर 2 महीनों में डुबा देती है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एयर इंडिया के CEO रिजाइन कर चुके हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन खुद हर हफ्ते एयरलाइन के नंबर्स रिव्यू कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अपनी कुर्सी का फैसला भी इस एयरलाइन के टर्न अराउंड से काफी जुड़ा हुआ है। और हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एयर इंडिया अपने फाइनेंशियल बेल आउट के लिए अपने पेरेंट कंपनीज यानी कि टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस से पैसे मांग रही है। अब ऐसे में कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या सरकार ने गलत जानकारी देकर टाटा ग्रुप को एयरलाइन बेच दी या फिर टाटा ग्रुप ने इसे समझने में गलती की। तो देखिए, इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2021 से, जब सरकार सालों से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तकलीफ ये थी कि उस वैल्यूएशन पर कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। सरकार ने बार बार वैल्यूएशन रिवाइज किए। उसके बाद आखिर में कारण भी वैसा ही था कि 2007 के बाद ये एयरलाइन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनी, कंटिन्यू लॉसेस से। और इस एयरलाइन की हालत कुछ ऐसी थी कि इसे जिंदा रखने के लिए टैक्स पेयर की जेब से रोज के लगभग 20 करोड़ रुपए जा रहे थे। हर दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सरकार की कोई जबरदस्ती नहीं थी किसी को। सरकार ने पहली बार जब बिड बुलाई तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में इन्होंने अपनी जो वैल्यूएशन है उसे रिवाइज किया। उसके बाद 2 बिड्स आई। टाटा ग्रुप के सामने एक और बिड थी स्पाइस जेट के अजय सिंह की, जिनकी टीम ने 15,100 करोड़ की बोली लगाई थी और टाटा ने उन्हें आउटबिड किया 18,000 करोड़ रुपीस की बिड के साथ। अब टाटा ने आउटबिड इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें ये एयरलाइन चाहिए थी, उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट भी था। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि शुरुआत में तो मैंने कहा कि 2700 करोड़ के कैश में टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने 18,000 करोड़ की बात की है। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि 18,000 करोड़ वो नंबर है जिसे एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं, मतलब कैश प्लस लोन, दोनों मिलकर टोटल प्राइस टैग। टाटा ने असली कैश दिया सिर्फ 2700 करोड़ का, बाकी 15,300 करोड़ उन्होंने एयरलाइन का पुराना कर्जा अपने सर ले लिया। इसके बदले में टाटा ग्रुप को क्या क्या मिला, तो एक नेशनल एयरलाइन मिली, बदले में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मिले, हजारों ट्रेन पायलट्स, केबिन क्रू, बहुत सारी चीजें। लेकिन असली खजाना बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इसके लिए इतने ज्यादा पैसे दिए गए, लेकिन असली पैसे जिस चीज के लिए दिए गए, जिसके बारे में सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के अंदर के लोग ही जानते थे, वो था स्लॉट्स। अब स्लॉट्स क्या होता है तो आसान भाषा में समझाता हूँ। स्लॉट्स मतलब एक बिजी एयरपोर्ट पर टेक ऑफ या लैंडिंग करने का परमिटेड टाइम, एक अपॉइंटमेंट जैसा समझ लो। एग्जाम्पल के लिए लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट ले लो, वहाँ नई रनवे बनाने की जगह ही नहीं है, तो वहाँ के स्लॉट्स इतने रेयर है कि एक सिंगल स्लॉट के लिए करोड़ों डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। एक नया एयरलाइन वहां पर एंट्री ले ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना महंगा हो जाता है। अब एयर इंडिया के पास क्या था, विदेशी एयरपोर्ट्स पर लगभग 900 स्लॉट्स और इंडिया के अंदर हजारों। ये स्लॉट्स आज किसी कीमत पर नहीं मिलते। ये स्लॉट्स सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एयर इंडिया ने इन्हें 70 सालों में जमा किया है। तो सोच के देखिए, 2700 करोड़ की कैश में पूरा फ्लीट, ट्रेन क्रू, ग्लोबल नेटवर्क और वो स्लॉट्स जो पैसों से खरीदे ही नहीं जा सकते। प्राइमा फेसी टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा बार्गेन दिख रहा था। अब आप में से कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि शायद सरकार ने यहाँ पर गलती की बहुत सारी चीजें देकर, लेकिन देखिए यहाँ पर सरकार भी काफी शातिर थी क्योंकि यहाँ पर डील का वो हिस्सा आता है जो कभी हेडलाइंस में आया ही नहीं। देखिए, जब आप अपना घर बेचते हैं तो घर के साथ साथ उसका पूरा सामान नहीं जाता, कुछ चीजें आप निकाल लेते हो। सरकार ने भी यही किया। एयरलाइन तो बेच दी, लेकिन बेचने से पहले इन्होंने बहुत सारी कीमती चीजें पहले ही बाहर निकाल ली। 2021 में एयर इंडिया के सर पर लगभग
61,000 करोड़ का कर्जा था। मैंने अभी बोला कि टाटा ग्रुप ने सिर्फ 15,300 करोड़ का कर्जा अपने सर लिया, तो सवाल यह है कि बाकी का 46,000 करोड़ का कर्जा कहाँ गया। तो इसके लिए सरकार ने एक नई कंपनी बनाई, नाम रखा AIAHL। एक बास्केट समझ लीजिए, डील से पहले जो चीजें टाटा ग्रुप को नहीं देनी थी वो सब इस बास्केट में डाल दी गई। तो इस बास्केट में दो चीजें उन्होंने रखी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि एयर इंडिया सिर्फ एयरलाइन नहीं थी, उसके पास देश भर में कई सारी प्राइम प्रॉपर्टीज थी, बिल्डिंग्स थी, मुंबई में भी थी, बाकी जगह पर भी थी, जिनकी वैल्यू लगभग 14,718 करोड़ की थी। और सरकार को पता था कि रियल एस्टेट है, प्राइसेस बढ़ेगी बढ़ेगी। साथ में एयर इंडिया के पास बहुत सारी पेंटिंग्स और आर्टवर्क थे जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा थी। एक होटल कंपनी में इनका बहुत बड़ा स्टेक था और ग्राउंड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग वाले इनके खुद के बिजनेसेस भी थे। ये सब टाटा ग्रुप को नहीं किया, ये सब सरकार ने इस बास्केट में डाल दिया। दूसरी चीज, बचा हुआ कर्जा। और ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंटेनर में आज भी लगभग 15,000 करोड़ के सरकारी गारंटेड बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। और क्योंकि गारंटी सरकार की है तो इनका इंटरेस्ट सीधा नेशनल बजट से जाता है। मतलब कि 2025 के बजट में 1158 करोड़ रुपए सिर्फ इस पुराने कर्जे का इंटरेस्ट भरने के लिए अलग रखे गए। मतलब कि एयरलाइन तो 2022 में सरकार ने बेच दी, लेकिन कर्जा अभी भी चल रहा है आपकी और मेरी जेब से। अब इस डिटेल को आप याद रखना, क्योंकि ये डिटेल इस कहानी के एंड में एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। अब आते हैं उस चीज पर कि जहां पर टाटा ग्रुप को कॉन्फिडेंटली लग रहा था कि हम इस एयरलाइन को बड़े आसानी से टर्न अराउंड कर देंगे, प्रॉफिटेबल कर देंगे। लेकिन 2022 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आज ये एयरलाइन बहुत बड़ी दिक्कत में आ गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट 2.0 यानी VIC 2.0 प्री लॉन्च ऑफर के बस आखिरी 4 दिन बाकी है, जहां पर इस कोहॉर्ट पर आपको एक ऐसा स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है जो बाद में आपको कभी नहीं मिलेगा। जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए क्विकली बता दूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मिस्टर वॉरेन बफेट से लेकर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तक सब लोगों ने यूज की है। इनफैक्ट हम आम जिंदगी में भी वैल्यू इन्वेस्टिंग ही कर रहे होते हैं जब किसी भी चीज के लिए हम भाव करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में आप ऐसे भाव नहीं कर सकते। वहां पर प्राइस आपके पास आती है, अब आपको डिसाइड करना है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, और यहीं पर सबकी गाड़ी फंस जाती है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो आम जिंदगी से अलग है। यहाँ पर 7 स्ट्रेटेजीज है जिनकी मदद से आपको ये फिगर आउट करना होता है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस आज अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। और एक बार आपने ये पता कर लिया तो अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, जहां पर आपको बहुत सारी अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को टैप करने का मौका मिलता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कोहॉर्ट लाया, जहां पर इन 3 महीनों में आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लोगे। और ये सातों की सातों स्ट्रेटेजीज आपको पता चलेगी, जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन बड़े आसानी से निकाल सकते हो और ये भी पता कर पाओगे कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है और कहां पर अपॉर्चुनिटीज है। तो इस स्पेशल प्री लॉन्च ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और इस कोहॉर्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सी यू देयर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब टाटा के अंडर एयर इंडिया का पहला पूरा साल लॉस था लगभग 15,414 करोड़ का, लेकिन अगले ही साल यानी FY24 में ये लॉस आधे से भी कम हो गया, सिर्फ 6,000 करोड़ के आसपास आ गया। और इस साल इंटरेस्टिंगली रेवेन्यू भी 24% से बढ़ गया। एक डूबती हुई एयरलाइन का लॉस सिर्फ एक साल में आधा हो जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब सिंपल था कि प्लान काम कर रहा था। तो फिर सवाल ये था कि लॉस वापस क्यों बढ़ा। तो पहले आपको वो चीज मुझे समझानी पड़ेगी जो हेडलाइंस कभी नहीं समझाती, और वो ये है कि लॉस का नंबर अकेला कुछ नहीं बताता। तो देखिए यहाँ पर मेनली टाटा का पैसा 2 जगह पर जा रहा था। पहला, नए एयरक्राफ्ट। आपने भी ये न्यूज सुनी होगी कि 2023 में एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री का उस वक्त का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया, 470 प्लेन्स एयरबस और बोइंग से। बाद में ऑर्डर बढ़ाकर 570 से भी ऊपर कर दिया गया। उसके ऊपर $400 मिलियन रखे गए सिर्फ पुराने वाइड बॉडी प्लेन्स के इंटीरियर्स बदलने के लिए और $200 मिलियन टेक्नोलॉजी के लिए। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्डर थी तो पैसा भी वैसा ही गया, क्योंकि एयर इंडिया काफी बुलिश थे कि हम यहाँ पर ऑलरेडी हमने लॉसेस वगैरह कवर कर लिए हैं, विल क्रैक दिस गेम। दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि टाटा के पास 4 अलग अलग एयरलाइंस थी। एयर इंडिया थी, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस। इन चारों को पहले 2 में कन्वर्ट किया जा रहा था और 2 एयरलाइंस को बाद में 1 में कन्वर्ट किया जा रहा था। ये बहुत ही महंगा काम होता है, क्योंकि नए कंप्यूटर सिस्टम, क्रू की रीट्रेनिंग, आपको रीब्रांडिंग करनी है, लीगल काम है, फिर से मार्केटिंग करनी है, और इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो लॉस था वो वापस बढ़कर 10,000 करोड़ के आसपास चला गया। यानी कि देखा जाए तो एयरलाइन अच्छा कर रही थी, लेकिन एक्सपेंशन प्लान्स इतने अग्रेसिव थे, मर्जर भी इसी टाइम आना था, जिसके चलते एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि लॉसेस इनके फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो एयर इंडिया लगभग इसी जगह पर खड़ी थी। मॉर्निंग स्टार के एक एनालिस्ट ने भी यही पॉइंट आउट किया था कि अगर एयरलाइन के लॉसेस ज्यादातर नए प्लेन्स खरीदने से आ रहे हैं तो फ्लाइंग का बिजनेस मतलब रोज का असली काम शायद ऑलरेडी अपने
अपना खर्चा खुद निकाल रहा है। और इसका प्रूफ भी था, अप्रैल 2025 के शुरुआती हफ्तों में एयर इंडिया अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रही थी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही थी। तो ऑपरेशनली तो एयर इंडिया प्रॉफिटेबल बन रही थी, लेकिन एक्सपांशन के खर्चे, मर्जर वाली चीजें, ये सारी चीजें एक साथ आने की वजह से कंपनी ने फिर से बहुत बड़ा लॉस बुक किया था। 3 सालों की मेहनत के बाद एयरलाइन अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें इतनी ज्यादा सेट थी, तो फिर अगले साल ऐसा क्या हो गया कि लॉसेस सीधा शूट अप होकर 22,000 करोड़ पर चले गए, यानी पूरा प्लान ही खराब हो गया। तो यहाँ पर आता है एयर इंडिया की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर, क्योंकि ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल होने के सिर्फ 12 महीनों में इस एयरलाइन पर एक के बाद एक ऐसी चीजें गिरी जो किसी ने प्लान नहीं की थी। मई 2025, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया था। अब इसका कॉज एंड इफेक्ट समझते हैं। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होना मतलब कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को घूम के जाना पड़ेगा, लंबा रास्ता, और लंबा रास्ता मतलब ज्यादा फ्यूल और क्रू के ज्यादा घंटे, और ये सब हो रहा था हर सिंगल लॉन्ग हॉल फ्लाइट पे, लगभग उस टाइम हर दिन। इस अकेले फैसले का एस्टिमेटेड बिल कितना होगा, तो लगभग $600 मिलियन, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चले गए। ये एक ऐसा खर्चा था जो एयर इंडिया के प्लान में ही नहीं था, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं था। फिर आया दूसरा झटका, वो था फ्यूल का। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और जेट फ्यूल, जिसे ATF कहते हैं, उसकी कीमत ऊपर चली गई। Jet fuel prices in India more than doubles to a record high after a surge in global prices, but government shields domestic routes with a smaller hike of 25%. अब यहाँ समझिए कि फ्यूल किसी भी एयरलाइन का सबसे बड़ा खर्चा होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 30 to 40% से फ्यूल में जाता है। तो जब फ्यूल महंगा हो जाता है, एयरलाइन की पूरी इकोनॉमिक्स खराब हो जाती है। और आपको याद होगा उस दौरान फिर इंडिगो को भी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफी नुकसान हुआ था। लेकिन बाकी एयरलाइंस के कंपेरेटिवली एयर इंडिया के लिए ये जो दर था, ये काफी ज्यादा था। कारण भी वैसा ही था, क्योंकि वेस्ट एशिया उस रीजन में आता है जहाँ एयर इंडिया की टोटल कैपेसिटी का लगभग 16% लगता है। अब ये जो पहले 2 धक्के थे, इसके लिए तो एयर इंडिया ने प्लान किया था कि ठीक है, इस पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये टाइम चला जाएगा तो हम रिकवरी भी कर लेंगे। लेकिन इन दोनों के बाद एक ऐसी चीज हो गई जिससे एयर इंडिया अब तक नहीं उभर पाई है। और इसके बाद शायद एयर इंडिया को ये भी लगता है कि शायद हमें ये एक चीज इस डील से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। तो तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद से टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड्स बाद क्रैश हो गई। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक इंसान बच पाया था। Plane crash in Ahmedabad city on Thursday. 241 people on board the flight died. और इस क्रैश के बाद एक ऐसा चैप्टर खुला जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। देखिए, ये 2004-2005 जब मिस्टर प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे इंडिया के, तब एयर इंडिया ने बहुत ही क्रेजी एक्सपेंशन प्लान बनाया। और ये एक्सपेंशन प्लान काफी अजीब भी था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें उस टाइम जरूरत थी 28 एयरक्राफ्ट्स की अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। इट वाज वेरी अग्रेसिव। लेकिन वहां पर मिनिस्टर और बोर्ड ने मिलकर 28 की बजाय 68 बोइंग प्लेन्स की ऑर्डर दी। इसमें बहुत सारे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स थे और कुछ 777 थे। ये डील यहीं पर नहीं रुकी, इसके लिए काफी बड़े लोन्स लिए गए और साथ ही कई सारे एयरक्राफ्ट लीज पर भी लिए गए। लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया गया कि इसमें से बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट उनकी जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे एयरक्राफ्ट साइड में पड़े थे, लेकिन उनकी EMI जा रही थी, लोन के पैसे जा रहे थे। बाद में UPA की सरकार जाने के बाद CBI ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था, जो CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट पर आधारित थी। CAG ने यहाँ पर क्लियरली ये कहा था कि ये जो प्लेन से ये महंगे प्राइसेस पर खरीदे गए हैं, डिसीजंस काफी जल्दी लिए गई थी और इस पूरी प्रोसेस में कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया। यानी कि उस टाइम कई सारे लोगों ने आशंका जताई थी कि ये जो प्लेन्स ले गए हैं ये सही क्वालिटी के है कि नहीं। नो क्लैरिटी ऑन दैट। अब हालांकि ये जो केस है CBI ने जो फाइल किया था वो 2024 में क्लोज हो गया। उन्होंने बोला कि कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि ये केस लगभग 8 साल चली थी CBI की, और जिस साल ये क्लोज हुई उसके 8 महीने पहले NCP, जिस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल आते हैं, वो BJP में शामिल हुई थी महाराष्ट्र में। अब ये कोइंसिडेंस था केस का क्लोज होना या फिर और कुछ, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स जो एयर इंडिया ने उस टाइम खरीदे थे, इस पर 2018 में US FAA यानी कि US के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ की नेशनल एविएशन अथॉरिटी है, वहाँ से एक बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन ये थी कि उन्होंने एक वार्निंग इशू की। वार्निंग ये थी कि कुछ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में लॉकिंग डिफेक्ट था, यानी कि वो रन से ऑटोमेटिकली कट ऑफ में जाते हैं, और ये काफी पोटेंशियल रिस्क माना गया था, जिसके चलते उन्होंने जिन जिन कंपनीज के पास 787 ड्रीमलाइनर्स थे उनको रिकमेंड किया कि आप इनका इंस्पेक्शन कर लो। ये कोई कंपलसरी चीज नहीं थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब वहां पर एयर इंडिया ने उस टाइम कोई भी स्पेसिफिक चेक्स नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एडवाइजरी। लेकिन यहाँ पर इस क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भी प्राइमरीली जो कॉज ऑफ क्रैश बताया गया वो ये था कि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की तरफ चला गया था। अब इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन तो लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन शुरुआत में ही इस इन्वेस्टिगेशन में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसे शुरुआत में कुछ ना कुछ हल्के तरीके से क्लीन चिट दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है
देखिए आपको बता दो कि दुनिया भर में एयरक्राफ्ट बनाने वाली दो मेन कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस। कंपैरेटिवली देखा जाए तो बोइंग काफी डेंजरस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, उनके एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हुए हैं। और जब एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट लिए जिन्हें चाहिए थे उससे ज्यादा लिए, और उसमें भी ज्यादा फोकस बोइंग की तरफ था। जबकि उसी दौरान 2004 में भी एक बोइंग 737 का एक्सीडेंट हुआ था इजिप्ट में, और वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे अहमदाबाद वाली फ्लाइट में हुआ था। 148 लोग वहां पर मारे गए थे। 2005 में भी बोइंग के एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था, मंडाला एयरलाइंस का। 2007 में केन्या एयरवेज 114 लोगों की जान वहां पर चली गई थी। 1996, 2002, 1985 ऐसे लगातार आपको हर 2-3 सालों में बोइंग के कुछ ना कुछ किस्से जरूर मिलेंगे। और इसीलिए दुनिया भर में कहावत है बोइंग के लिए जो काफी फेमस है कि इफ इट्स बोइंग आई एंड गोइंग, यानी अगर बोइंग है तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ। और बोइंग के जो क्रैशेस है ये बाद में इतने ज्यादा कॉमन हो गए कि आज से करीब 12-13 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री इस पर बनाई गई जिसका नाम था डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। अब ये जब डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था तब मैं फ्लाइट में बैठ के देख रहा था और फिर बीच में आई कुडंट वॉच, इतने क्रेजी चीजें हो गई और इतने क्रेजी आरोप थे इस कंपनी पर कि कितनी निग्लिजेंस और बाकी बहुत सारी चीजें, और उसमें बहुत सारे उनके विसल ब्लोअर्स और अंदर के लोग मारे भी गए बाद में। सो इट्स अ वेरी डेंजरस हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट टाटा ग्रुप ने खरीदे ही नहीं थे उसमें से एक का क्रैश हो जाता है और बाद में टाटा ग्रुप की जो इमेज है पर्टिकुलरली एयरलाइन इंडस्ट्री में उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद एयर इंडिया की जो बुकिंग्स थी उस पर काफी बड़ा असर पड़ा। लोग शुरुआत में डरने लगे एयर इंडिया से जाने के लिए, और जब ये दोनों तीनों चीजें एक साथ हो गई तो हुआ क्या, तो अप्रैल 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने वाली एयरलाइन मार्च 2026 तक 22,000 करोड़ के लॉस में चली गई। लेकिन एयर इंडिया को ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ये सिर्फ टाटा ग्रुप को नहीं फेस करनी पड़ रही थी। देखिए 2013 में सिंगापुर एयरलाइंस ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक प्रीमियम एयरलाइन शुरू की थी जिसका नाम था विस्तारा। मतलब डोमेस्टिक एयरलाइन में आप समझ लो विस्तारा वाज अ डिफरेंट लेवल। सिंगापुर एयरलाइंस के पास उसका 49% स्टेक था। फिर टाटा ने फैसला किया कि विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करते हैं। फिर नवंबर 2024 में जब ये मर्जर हुआ तो सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा वाला 49% के बदले में एयर इंडिया का 25.1% स्टेक मिल गया। शुरू में तो सबको लग रहा था कि भाई ये तो इनको लॉटरी लग गई। इस मर्जर की वजह से उनके बुक्स में 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स का वन टाइम गेन भी आया। लेकिन ये जो गेन था ये पेपर पर ही था, क्योंकि अकाउंटिंग में एक रूल है इक्विटी अकाउंटिंग का। अगर आप किसी कंपनी के बड़े हिस्सेदार हैं तो उस कंपनी के लॉसेस का आपका हिस्सा आपको अपने रिजल्ट्स में दिखाना पड़ता है, चाहे फिर आप उस कंपनी को चलाते भी ना हो। अब एक सेकंड के लिए आप सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में सोच कर देख लो, कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी अपनी एयरलाइन रिकॉर्ड तोड़ काम कर रही थी, रेवेन्यू 20 बिलियन सिंगापुर डॉलर, उनकी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट। लेकिन रिजल्ट आए तो पता चला कि प्रॉफिट 57% डाउन। एक क्वार्टर में तो ये 82% डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया के लॉसेस का 25.1% सीधा उनके बुक्स में जाकर बैठता है। और जब आज एयर इंडिया को इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पैसों की जरूरत है, तब वो कंपनी जिसने एयर इंडिया के लिए बिड तक नहीं लगाई थी आज वो एयर इंडिया का बेल आउट फंड रेज करने के लिए जा रही है। उनके सीईओ खुद मुंबई आए टाटा के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में इस क्राइसिस पर बात करने के लिए। तो क्या इसका सिंपल जवाब यही है कि बैड लक, कि दोनों तीनों चीजें एक साथ आ गई? नहीं, एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो सरकार ने, इनफैक्ट कुछ मिनिस्टर्स ने की, जिसका अंजाम टाटा ग्रुप, सिंगापुर एयरलाइंस और आज एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि क्रैश हुआ 2025 में, पाकिस्तान की एयर स्पेस 2025 में बंद हुई, लेकिन ये एयरलाइन 2007 से कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई। पिछले 18 सालों से एयरलाइन स्ट्रगल कर रही है, जब टाटा ग्रुप का इस कहानी में नाम तक नहीं था। यानी कि एक सिंपल लेसन यहाँ पर यह है कि जब आप कोई सरकारी कंपनी खरीद रहे हो तो आप उसका प्रेजेंट नहीं खरीद रहे हो, आप उसका पास्ट भी खरीद रहे हो, और वो जो पास्ट की गलतियां हैं वो भी आपके माथे चढ़ सकती है अगर आप इस तरह की सरकारी कंपनीज खरीदो तो। दिस इज द बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। यानी कि 2003 से 2007 के बीच ऐसे कुछ डिसीजंस लिए गए जिसके चलते एयर इंडिया का जो भविष्य है वो तभी अगले 20 सालों के लिए खराब हो गया। क्योंकि पहले तो एयरलाइन को जरूरत से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स खरीदवाए गए। अब देखिए, अगर आपके पास प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा खरीद रहे हो तो ठीक है, समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर लोन लेकर खरीदवा गए। लोन कितने का? तो 50,000 करोड़ का उस टाइम का लोन लिया गया, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। बाद में क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट्स कोने में चुपचाप पड़े रहे, उसकी EMI हर महीने कटती रही, उसका इंटरेस्ट हर महीने चढ़ता रहा, फिर चाहे वो प्लेन पैसेंजर से भरकर उड़ रहा है या फिर खाली बैठ रहा है। बाद में एयर इंडिया की एक और सिस्टर कंसर्न कंपनी थी जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस, उसे एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे ऑलरेडी प्रॉब्लम में जो एयर इंडिया थी, जो प्रॉफिटेबल थी लेकिन ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने की वजह से प्रेशर में आई थी, अब उसके ऊपर और एक प्रॉब्लम आ गया। अब इन सारी चीज़ों के चलते इतनी ज़्यादा मेस यहाँ पर क्रिएट हो गई कि उससे बाहर निकलना एयर इंडिया को कभी पॉसिबल ही नहीं हो। और फिर जब एयरलाइन ने पैसा ही नहीं कमाया तो फिर जिंदा रहने के लिए पैसा कहाँ से आया? आपसे आया। 2009-2010 से लेकर सरकार ने 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इस एयरलाइन में डाल दिया, मेनली इस एयरलाइन के लॉसेस कवर करने के लिए। और आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था AIHL के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा। तो एयरलाइन तो बिक गई, लेकिन उसका 46,000 करोड़ का कर्जा उस बास्केट में गया। अब उसी कर्जे का जो इंटरेस्ट है 158 करोड़ साल का आपकी जेब से जाता है, और वो 14,700 करोड़ की प्रॉपर्टीज
वो आज भी सरकार के पास है। यानी अगर आप इसे कंक्लूड करेंगे तो सिंपल है कि एयरलाइन चल रही थी, पैसा आपका लगा, जब एयरलाइन डूब गई नुकसान आपका हुआ, और जब एयरलाइन बिक गई तो कर्जा आपके पास रह गया। और सरकार की फिर उस टाइम की जो गलतियां थी उसका हिसाब फिर टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस को करना पड़ा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी होकर, इसीलिए मुझे लगता है कि सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए कोई आगे जाता नहीं है। IDBI बैंक जो एक सरकारी बैंक है, लंबे बड़े बड़े लॉसेस, एक टाइम इनका ग्रॉस NPA 28 का था, यानी 100 रुपए का लोन दिया तो 28 रुपीज वापिस ही नहीं आ रहे। इस लेवल पर इन्होंने इस बैंक को खड़ा किया, क्रेजी ऑपरेशंस चला के लॉसेस में लाया, बाद में इसको 2 से 3 बार इन्होंने बेचने के लिए निकाला, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। हालांकि आज की अगर बात करें तो 2015 के बाद जो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस है पिछले 11 सालों में RBI ने किसी को नहीं दिया। बैंकिंग में सबको जाना है तो ये एक तरीका था, लेकिन यहाँ पर किसी को ये रास्ता अपनाना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भी टाटा ग्रुप जैसा कट सकता है अगर हम ये चीज़ें करते हैं। और इसीलिए बार बार सरकार के नोटिफिकेशंस आए, बार बार प्राइस रिवाइज हुई, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं निकल कर आया। क्योंकि खरीदारों को भी तो सोचना पड़ेगा कि आज का तो हम प्रेजेंट देख रहे हैं, इनकी पास्ट की गलतियों का पता नहीं हमें कब भुगतान करना पड़े, और यही चीज़ आज एयर इंडिया के साथ हो रही है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, काफी शॉकिंग है ये। और हाँ, जाते जाते हमारी VIC कोहोर्ट प्री लॉन्च ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। ऐसी ऑफर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सी यू देयर।